हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और हम सारे चैप्टर्स का करेंगे रिवीजन। जैसे फर्स्ट चैप्टर का भी हम रिवीजन करेंगे, सारे पॉइंट्स जो है इसके अंदर हम कवर करेंगे। और रिवीजन के साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम्स हुए थे तो उन एग्ज़ाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे उनको भी देखेंगे। जैसे चैप्टर नंबर आज हम फर्स्ट का रिवीजन कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में कौन सा क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुका है, बीकॉम के एग्जाम में आ चुका है, तो उस एग्जाम के क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का, फिर एग्जाम के क्वेश्चन को देखेंगे ओके एंड में, और उनका सॉल्यूशन भी करेंगे। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का जो रिवीजन कोर्स है, अगर आप ड्यू सोल से हैं तो भी आप ये अटेंड कर सकते हैं, आप ड्यू यूनिवर्सिटी से हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप अदर किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आपके कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट है तो आप इस रिवीजन कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। आपका बस सपोर्ट चाहिए, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसको शेयर करें, है ना, सारे स्टूडेंट्स तक व्हाट्सएप पे फैला दें ताकि उन बच्चों का रिवीजन घर बैठे आराम से हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं हमें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, लेकिन पहले पूरा देख लीजिए। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? अगर मैनेजमेंट, हर बिजनेस के अंदर एक मैनेजमेंट तो होता है ना, हम 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं मैनेजमेंट स्टडीज, तो मैनेजमेंट जो है हर बिजनेस में मैनेजमेंट होता है। तो अगर कोई मैनेजमेंट से जाके पूछे ना भाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो वो बोलेगा भाई कॉस्ट अकाउंटिंग एक इंस्ट्रूमेंट है और एक टूल है, और इस इंस्ट्रूमेंट या टूल के जरिए जो है किसी भी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी कितनी है ना, उस बिजनेस में उत्पादन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो पता लगाया जा सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है ना, मार्जिन कितना है वो पता लगाया जा सकता है, एफिशिएंसी कितनी है, बिजनेस में काम करने की एफिशिएंसी कितनी है, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है ना। ओके, तो ये तीनों चीज़ों का अगर पता करना हो तो उसका पता करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ऐसा मैनेजमेंट बोलता है। ठीक है, लेकिन अब अगर मीनिंग की बात करें तो मीनिंग में ये लिखा हुआ है द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एक ऐसा सिस्टम है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक सिस्टम है दैट प्रोवाइड, और वो प्रोवाइड करता है हमें इन्फॉर्मेशन। देखो सिंपल है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग एक सिस्टम है और वो सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है? वो सिस्टम हमें प्रोवाइड कराता है इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन से क्या कर सकते हैं हम मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, हम मेजर कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या है, हम मेजर कर सकते हैं कि जो ऑपरेशन चल रहा है उस पर कंट्रोल कैसे रखा जाए। यही सब कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम, और ये सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें सिस्टम प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं? उस इंफॉर्मेशन से हम जो है कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको मेजर कर सकते हैं, प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है या प्रोडक्शन की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर कर सकते हैं, और बिजनेस के अंदर जो भी ऑपरेशन चल रहा है उस ऑपरेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हो सकता है ना। ओके, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप देखोगे ना तो दो वर्ड है। देखो, कॉस्ट एंड अकाउंटिंग। कॉस्ट का मतलब जैसे ये इलेक्ट्रिक पेन है, इसकी सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 100 रुपीज़ है, इसकी सेल प्राइस कितनी है? 100 है। बट क्या जो मैन्युफैक्चरर है जिसने इस पेन को बनाया है उसने 100 में बनाया और 100 में बेच दिया? नहीं। तो कितने में बनाया उसने? यही पूछ रहा हूं मैं आप कि सर उसने बनाया ये पेन मान लेते हैं 80 रुपीज़ में, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में इस पेन को बनाने में 80 रुपये लगे, तो वो 80 रुपीज़ जो है ना वो कॉस्ट है, और बेच कितने में रहा है? वो 100 में, तो ये हो गई सेल प्राइस। तो बीच का 20 रुपीज़ क्या हो गया? उसका प्रॉफिट। तो कॉस्ट का मतलब यहाँ पर ये है। तो ये 80 रुपीज़ की जो कॉस्ट है ना, हाँ, ये 80 रुपीज़ की कॉस्ट की कैलकुलेशन करना, इसका मेजरमेंट करना, इस कॉस्ट को कंट्रोल में रखना, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, इन सब का पता करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो कॉस्ट की पूरी अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग है, और क्या है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स और बहुत सारे जो है मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम कॉस्टिंग के अंदर सारे चैप्टर्स के अंदर कवर करते हैं। ठीक है, आइए अब हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है?
CIMA यानी कि चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कि लंदन के अंदर है, उन्होंने इसको डिफाइन किया है बहुत सिंपल, और ये डेफिनेशन है, आप याद रखिए। कॉस्टिंग इज अ टेक्निक, कॉस्टिंग एक टेक्निक है और एक प्रोसेस है। कॉस्टिंग एक टेक्निक और प्रोसेस है किस चीज की? असर्टेनिंग कॉस्ट, कॉस्ट का पता लगाने की। जैसे मैंने बोला ना, ये इलेक्ट्रिक पेन 80 रुपीज का है, हाँ, तो ये 80 रुपीज का है, ये कैसे पता चला? तो इस 80 रुपये का पेन है, इसको पता करने की जो टेक्निक और जो प्रोसेस है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। ये 80 रुपये कैसे लगे कि भाई मेटेरियल इतना लगा, लेबर इतना लगा, ओवरहेड इतने लगे, खर्चे इतने लगे, तो वो पता करना ना, तो वो एक आसान काम नहीं है। उसके लिए टेक्निक्स और बहुत सारी टूल्स का यूज़ किया जाता है। प्रोसेस एक लंबी होती है इसकी, इसको पता करने की कि कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया उसकी एकदम एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है, ठीक। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर होता है। कुछ लोग बोलते हैं, इस यहाँ पर दो वर्ड निकल के आते हैं, एक आता है कॉस्टिंग और एक आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं तो ये बोलूंगा दोनों में कोई फर्क नहीं है, इंटरचेंजेबल है, आप एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हो। कॉस्टिंग बोलो, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलो, सेम है, ठीक है। फिर आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हम कॉस्ट की अकाउंटिंग क्यों करते हैं? देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलो या मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप कॉस्ट की अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग करने के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट है, पहला है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। असर्टेनमेंट मतलब पता लगाना कि भी कॉस्ट कितनी है। उसके लिए जो भी टेक्निक्स एंड टूल्स यूज किए जाते हैं वो किए जाते हैं कॉस्ट कंट्रोल, केवल पता ही नहीं लगाना। इसलिए तो कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्रांच है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। क्यों? इसमें केवल ये पता नहीं लगाया जाता कि ये पेन कितने रुपए का है, कितने में बना है, चलो इतना नहीं है। इसके अलावा फर्दर इसमें जो मान लेते हैं ये पेन 80 रुपीज़ का बन रहा है और हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो इसको 70 रुपीज़ में बना रहा है, तो अब हमें इस कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो कंट्रोल कैसे करें? वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में से बहुत सारे टेक्निक्स एंड मेथड है जिससे कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, कॉस्ट को मेजर करके, ओके। फिर गाइड फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, जो भी हम कॉस्ट निकालते हैं, मेजरमेंट करते हैं प्रोडक्शन का, कॉस्ट प्रोडक्ट का, उसके बाद में जो है हम बहुत सारे टेक्निक्स और मेथड को यूज करते हैं और हम एक एग्जैक्ट कॉस्ट निकाल देते हैं, कंट्रोल भी करते हैं कॉस्ट का। तो इन सब का डिसीजन जो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है ना, उस पर इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बिना कॉस्ट अकाउंटिंग के मैनेजमेंट बहुत सारे डिसीजन ले ही नहीं सकता। जैसे मान लेते हैं एक ऑर्डर आ गया मेरे पास में, ठीक है ना, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने, गवर्नमेंट ने मुझे ऑर्डर दे दिया कि हमको ऐसे इलेक्ट्रिक पेन चाहिए, 1 लाख पेन चाहिए, तो अब मैं क्या कॉस्ट लगाऊंगा? और वो गवर्नमेंट जो है बोल रही है हमको एक इलेक्ट्रिक पेन के हम आपको इतने रुपए देंगे, तो क्या मुझे वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उसका पता लगाना है ना, वो सब कुछ, वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, वो प्रोडक्ट बनाना चाहिए या नहीं, इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए या नहीं, ये सब कुछ मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, बिना कॉस्ट के आप अपना मार्जिन जोड़ के सेलिंग प्राइस कभी भी निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कॉस्टिंग मेथड एंड टेक्निक। कॉस्टिंग के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होते हैं कॉस्टिंग के मेथड्स और एक होती है कॉस्टिंग की टेक्निक्स, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है। कॉस्टिंग बोलो, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलो, एक ही बात है। तो इनके मेथड्स एंड इनकी टेक्निक्स, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं और कौन कौन से टेक्निक्स हैं, और मेथड एंड टेक्निक्स क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी देखते हैं। तो देखो, मेथड्स जो होते हैं ना, हाँ, वो होते हैं फॉर असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट को पता लगाया जाता है। मेथड्स के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। टेक्निक्स जो होती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, उसमें कॉस्ट को कंट्रोल कैसे रखना है, मोटा मोटी देखा जाए तो कॉस्ट को कंट्रोल कैसे रखना है वो पता लगाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो मेथड्स होते हैं उसमें कॉस्ट का पता लगाया जाता है और टेक्निक्स में कॉस्ट को कंट्रोल में कैसे रखना है, वो है ना, वो डायलॉग सुना ना, कंट्रोल उदय सिटी कंट्रोल, तो बस कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है उसकी टेक्निक्स उदय सिटी को भी बतानी पड़ेगी ताकि वो कंट्रोल रख सके, ठीक है। मिले तो बताना आप, आजकल तो मूवीज भी नहीं बनाता है वो, क्या नाम है उस हीरो का, हाँ,
जान गए आप। फर्स्ट कौन कौन सी टेक्निक मेथड्स हैं, तो जॉब, नाना पाटेकर, हाँ याद आ गया, देखो जॉब कॉस्टिंग, सेकंड बैच कॉस्टिंग, ये सारे मेथड्स हैं। इन मेथड्स की हेल्प से आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो सर इतने सारे मेथड्स क्यों हैं? अलग अलग इंडस्ट्री के लिए, अलग अलग साइज की इंडस्ट्रीज के लिए, अलग अलग नेचर की इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग मेथड होती हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो उसके लिए अलग मेथड है, छोटी इंडस्ट्री है तो अलग है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो अलग मेथड है, सर्विस इंडस्ट्री है तो अलग मेथड है, कोई सिर्फ जॉब वर्क करती है तो उसके लिए जॉब कॉस्टिंग आता है, कोई बैच वर्क करती है तो उसके लिए बैच कॉस्टिंग आती है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करती है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आती है। तो ऐसे अलग अलग फील्ड के बिजनेस के लिए, अलग अलग नेचर के बिजनेस के लिए अलग अलग कॉस्ट निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं। कितनी बार तो अलग अलग बोल दिया मैंने, ठीक है चलो कोई नहीं। फिर आता आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं ना उसकी जो कॉस्टिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर प्रोसेस कॉस्टिंग, जहाँ पर प्रोसेस का काम होता है ना, बहुत सारी प्रोसेस से मटेरियल बनता है, मटेरियल जो बहुत सारी प्रोसेस से निकल के फिनिश गुड्स बनता है, तो वहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग यूज की जाती है। जहाँ पर एक ही प्रोसेस होती है, ज़्यादा प्रोसेस नहीं होती है, एक ही तरह का जो है प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उस वहाँ पर यूनिट, सिंगल एंड आउटपुट कॉस्टिंग यूज किया जाता है। ये आगे इनमें से बहुत सारे चैप्टर्स आगे आपके अभी है, इसी कोर्स के अंदर है, हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर्स ही है, जैसे बैच जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग, ये सारे चैप्टर्स हैं, तो वहाँ पर आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है सर्विस इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट के अंदर, होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, वहाँ पर कॉस्ट निकालने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज की जाती है। मल्टीपल कॉस्टिंग जो है वहाँ पर बहुत सारी मेथड्स यूज किए जाते हैं कॉस्ट निकालने के लिए, तो ये सारे आप पढ़ेंगे, इनमें से बहुत सारे चैप्टर्स हैं अपने कोर्स के अंदर, तो आप पढ़ेंगे। टेक्निक्स जो है ये अधिकतर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ी जाती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग नाम का एक सब्जेक्ट होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके आगे आने वाले सेमेस्टर के अंदर ये पेपर होगा, मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, तो वहाँ पर अधिकतर हम ये कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स को डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ नाम ही रखने हैं, हो सकता है कोई एक दो टेक्निक आप पढ़ ले तो पढ़ ले, बाकी आपको नाम ही याद रखने हैं। इसमें आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से स्टैंडर्ड बना के आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है सेकंड नंबर बजटरी कंट्रोलिंग, बजट बनाते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, आप भी अपने घर का बजट तो बनाते होंगे, तो उस बजट बना के कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है, और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो है फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस जो होते हैं उनमें डिफरेंस करके ओनली वेरिएबल को जो है लिया जाता है, कॉस्ट को नहीं लिया जाता है। जो मैं बातें बोल रहा हूँ हो सकता है आपको समझ नहीं आ रही हो, तो कोई बात नहीं, ये जब डिटेल में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इनमें वेरिएबल एंड फिक्स दोनों एक्सपेंसेस को लिया जाता है। हाँ, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वो मेरी चीज़ों को समझ सकते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो है ये एक साथ सारी इंडस्ट्री जो है एक तरह का कॉस्टिंग टेक्निक यूज़ करती है, ताकि सभी इंडस्ट्री जितने भी बिजनेसेस हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी आ सके, है ना, एक रूपता आ सके। तो ये मेथड्स थे, टेक्निक्स थी कॉस्ट अकाउंटिंग की। याद रखना ये सारे मेथड्स हैं जिसपे कॉस्ट पता लगाई जाती है, ये सारे टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से जो है कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। अब आ जाते हैं हम फाइनली, जिसका आपको इंतजार होगा बहुत ज़्यादा, उसके लिए मैं एक पेपर ले लेता हूं, और वो है प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड भी आएगा, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन बताऊंगा। एक क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है लास्ट प्रीवियस ईयर के अंदर। तो वो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, वो आया हुआ है 2018 के पेपर में आया हुआ है, उससे पहले भी एक दो बार आया हुआ है, और वो है मेंशन द फैक्टर्स which should be considered in installing a costing system in an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हो,
इंस्टॉल मतलब कॉस्टिंग सिस्टम को अगर आप अपनाना चाहते तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर पहले ध्यान में रखकर फिर कॉस्टिंग को इंस्टॉल किया जाता है उस बिजनेस में। यानी कि कॉस्टिंग के जो मेथड्स है, जो टेक्निक्स हैं, किसी भी बिजनेस में जब यूज की जाती है तो उससे पहले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। इतने सारे मेथड्स बताए मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के, इतनी सारी टेक्निक्स बताई। क्या ये सारे एक ही बिजनेस के लिए? नहीं, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग कॉस्ट अकाउंटिंग का मेथड यूज किया जाता है। अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग जो कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स है उनको यूज किया जाता है। तो कोई भी टेक्निक उठा के किसी भी बिजनेस में नहीं डाल देंगे। जैसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए, आप मैन्युफैक्चरिंग में उसको थोड़ी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको पहले ध्यान में रखना है, फिर उस बिजनेस के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस कराना है, या कॉस्ट अकाउंटिंग को वहां पर अपनाना है, या कॉस्ट अकाउंटिंग को वहां पर इंस्टॉल करना है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ये 2018 के पेपर से मैंने लिया है ड्यू के, ठीक है, ड्यू सोल या ड्यू यूनिवर्सिटी के, बट ये कई बार आया हुआ है, आई नो। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक चीज और, इसका आंसर करने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए उसका आंसर मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज वो ये है कि अगर आपको ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये देखो इतना सारा मैंने यहाँ करवाया है, ये देखो ये सब कुछ, अगर आपको ये सब कुछ नोट्स चाहिए, ये वाले जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल की आईडी है @telegram, एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लो। सर्च बॉक्स में जाके लिखना @CWG फॉर बीकॉम, CWG फॉर बीकॉम, जो यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वहाँ जाके ये टाइप करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल आएगा। लगभग 2500 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं उस टेलीग्राम चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, वहाँ जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं ये नोट्स जो है अभी आज जो करवाया है ये भी, और आने वाले लेक्चर में जो होंगे वो सब अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो इतना बहुत है, आगे देखिए, यहाँ आ जाइए। चलिए, तो इसका हम करते हैं सॉल्यूशन, या इसका हम करते हैं आंसर, कि भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको उनको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर आता है नेचर ऑफ बिजनेस, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये शुरू के जो 4-5 है ना, ये तो आपको लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, कितने पॉइंट लिख सकते हैं? 8 से 10 पॉइंट लिखने चाहिए अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो। नेचर ऑफ बिजनेस, और पॉइंट वाइज आंसर देना है आपको। नेचर ऑफ बिजनेस पॉइंट डालना है, इसके अंदर अपने हिसाब से लिखना है। क्या लिखना है मैं बता देता हूं। देखो भाई, बिजनेस का नेचर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है? जॉब वर्क करते हो आप, बैच वर्क करते हो, क्या करते हो? तो उस हिसाब, वो ध्यान में पहले उस चीज को पहचानो कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है ना? या फिर रिटेल का बिजनेस करते हो, होलसेल का बिजनेस करते हो, नेचर क्या है? रिटेल और होलसेल में तो कॉस्ट अकाउंटिंग यूज भी नहीं आती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आती है, सॉरी। सो मैन्युफैक्चरिंग अगर बिजनेस है तो उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी सर्विस इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या कौन से प्रोडक्ट को बनाते हो, टेक्निकल चीज़ों को बनाते हो, या जो कंज्यूमर गुड्स है उसको बनाते हो, या ड्यूरेबल गुड्स को बनाते हो, क्या चीज़ें बनाते हो? तो नेचर पता करना बिजनेस का सबसे पहले। सेकेंड नंबर, फिर पता करना नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेचर क्या है वो पता करना। ऑर्गेनाइजेशन का नेचर मतलब उसका साइज क्या है आपके बिजनेस का। बहुत बड़े साइज में, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, स्टेट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पर है, या कि गली मोहल्ले में है, क्या साइज है आपका बिजनेस, वो पता करो पहले। ठीक है, उसके बाद में आपको पता करना है मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है भाई, आप जो प्रोडक्शन करते हो ना, उसका कौन प्रोडक्शन का, यहां पर मेथड्स का मतलब है प्रोडक्शन का मेथड। आप जो प्रोडक्शन करते हो उसका मेथड क्या है? आप जो मटेरियल वगैरह परचेज करते हो, या मटेरियल वगैरह जो है फैक्ट्री में इशू करते हो, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, तो उनका प्रोसीजर क्या है? उनके अपॉइंट, लेबर में ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं उनको अपॉइंट करने का, स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड लेबर चाहिए, जो भी चाहिए उसका प्रोसेस क्या रहता है, तो उन प्रोसेस और उन मेथड्स का पता करना। नेक्स्ट पता करना टेक्निकल एस्पेक्ट। आजकल बहुत सारे बिजनेस जो टेक्निकल होते हैं, ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स। जो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंट। अब ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं, आपको पता ही होगा।
जो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम करते हैं, यानी कि जो कॉस्टिंग का काम करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? कॉस्ट अकाउंटेंट। उनको कॉस्ट अकाउंटेंट बोला जाता है ना। और इसकी एक डिग्री भी होती है जिसको CMA बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट बोलते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बोलते हैं, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट भी बोलते हैं। CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम का एक इंस्टीट्यूट भी है जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। तो वहाँ से जाके वो कोर्स भी आप कर सकते हो। CA लेवल का कोर्स होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल का कोर्स होता है, लेकिन वो उसमें कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हो आप। तो कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है ना, उसको कोई टेक्निकल एस्पेक्ट थोड़ी पता होंगी, वो तो कॉस्टिंग की मेथड और टेक्निक्स पता होगी कि कोई बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, कौन सी मशीन यूज़ आ रही है, कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ आ रहा है, उसको उसका आइडिया थोड़ी होगा। तो उसको उन सब आइडिया से जो आपके टेक्निकल चीज़ें हैं आपके प्रोडक्शन के अंदर, उससे उसको इंट्रोड्यूस कराना, उस कॉस्ट अकाउंटेंट को उसको चीज़ें बताना, तभी वो अच्छे से जो है यूज़ कर पाएगा कॉस्टिंग के मेथड्स को और टेक्निक्स को। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, मैनेजमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, उनके बारे में भी पता करना कॉस्ट अकाउंटिंग को अपनाने से पहले। फिर सिंप्लिसिटी, जितना हो सके जो कॉस्टिंग को इंट्रोड्यूस करते हो तो शुरू में उसको क्या रखो, एकदम सिंपल रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। कॉस्ट अकाउंटिंग को अपनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है, वो है कोऑपरेशन एंड सपोर्ट ऑफ पर्सनल मतलब इंसानों का, जो भी लोग लेबर मैनेजमेंट है ना काम करते हैं, उनका सपोर्ट चाहिए, तभी कॉस्टिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हो पाएगा, इंस्टॉल हो पाएगा। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे, अब जैसे मैनेजमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन मांग ली कॉस्ट डिपार्टमेंट ने या कॉस्ट अकाउंटेंट ने, मैनेजमेंट वो टाइम पे इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है, सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहा है, तो फिर नहीं इंस्टॉल कर पाएंगे आप, कॉस्ट अकाउंटिंग को नहीं अपना पाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें एक्यूरेसी ऑफ डेटा, डेटा जो कॉस्ट अकाउंटेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, तभी कॉस्टिंग इंस्टॉल की जा सकती है अच्छे से, वो उसका मतलब बेनिफिट मिलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, है ना। उसके अलावा होता है प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग मतलब डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। अगर एक वर्ड में बोले मैं, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, बार बार एक ही चीज जो है बार बार नहीं करनी चाहिए। जैसे एक जने से इन्फॉर्मेशन मांगी 10 जने लाके दे रहे हैं वही सेम इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, काम का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट देखें तो रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग, दो ब्रांचेज हो गई ना, अब एक हो गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होगी कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आगे एक चैप्टर भी है पूरा का पूरा, लास्ट चैप्टर है इस सीरीज में, सबसे लास्ट चैप्टर आएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो आपने प्रॉफिट निकाला P&L अकाउंट से, और कॉस्ट अकाउंटिंग से जो प्रॉफिट निकालोगे आप, वो निकालोगे आप कॉस्ट शीट से। वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कई बार मैच नहीं करते हैं, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन मेथड्स वगैरह अलग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन मेथड्स वगैरह अलग है, लेकिन है दोनों डबल अकाउंटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। लेकिन कुछ इनमें डिफरेंसेज है, जिसकी वजह से सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को सेपरेट रखा जाता है, तो उनसे जो प्रॉफिट आता है उनके अंदर कई बार डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस क्यों आ रहा है उसका पता लगाना ही रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है, वो बनाया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये ध्यान में रखकर ही कॉस्ट अकाउंटिंग को किसी भी बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आएगा कल, और उसके अंदर हम जो बाकी इसमें बचा हुआ है उसका रिवीजन करेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आया हुआ है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।